हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 21 नवंबर है और आपको पता ही है 20 तारीख से अपने मंडे से नए ऑफलाइन बैचेज है जो स्कॉलर स्टडी सेंटर पे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या जीडी की तो आइए और हमारे बैचेज ज्वाइन करिए। इनका समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। तो ऑफलाइन आकर के आप अपने शिखर सेंटर पर तैयारी शुरू करिए। ऑनलाइन के अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह प्यार बनाए रखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलें। तो चलो आज का एडिटोरियल देखते हैं द हिंदू से। हमेशा की तरह अपने इसमें चर्चा करेंगे वोकैब की, रीडिंग स्किल की और करंट इश्यूज में से आज का जो अपना इश्यू लिया है वो है पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि पावर ऑफ गवर्नर्स, राज्यपालों की शक्तियां। तो राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो अपनी कुछ विवेकाधीन शक्तियों का किस तरह से प्रयोग करता है, तो उसको लेकर के अक्सर विवाद बने रहते हैं। तो इसी को लेकर के आज के एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो देखते हैं पॉलिटिकी टर्मिनोलॉजी। तो वोकैब में सबसे पहले देखते हैं अपने क्या खास शब्द आया है। तो पहला शब्द आ रहा है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है नाउन है ये सहमति, यानी कि राज्यपाल के पास कुछ प्रस्ताव आते हैं तो वो उन पर सहमति देता है या नहीं देता है। तो विधायिका के जो प्रस्ताव होते हैं, बिल होते हैं, तो उन पर राज्यपाल की सहमति होने पर ही वो कानून बनता है। तो एसेंट, एसेंट का मतलब हुआ सहमति। द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट, सिनोनिम हो जाएगा टू एक्सेप्ट और अप्रूव करना, सहमत होना। डिसअप्रूव करना या रिफ्यूज करना, इनकार कर देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ए लाउड मर्मर ऑफ एसेंट, हमने जो सहमति की काफी आवाज सुनी, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलो जी नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। अगला शब्द है टायरनी। इसे टिरैनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिरैनी। टी वाई से आई की ई की ध्वनि आ रही है। टिरैनी नाउन है, तानाशाही, क्रूअल एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट और रूल। तो ऐसा है जो दमनकारी शासन है, उसे हम टिरैनी कह सकते हैं। तो टिरैनी का मतलब डेस्पोटिज्म या एब्सोल्यूटिज्म की एकाधिकारवाद हो तो उसे हम टिरैनी कहेंगे। डेमोक्रेसी या लिबर्टी, अगर बहुमत की अगर हम सरकार है चलेगी तो उसे हम बोलेंगे कि वहां डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, और अगर हमने ऐसे कह दिया एकाधिकार है तब हम क्या करेंगे? तानाशाही है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। रिफ्यूजीज फ्लीइंग टिरैनी एंड ऑपरेशन। तो तानाशाही और ऑपरेशन यानी उत्पीड़न। तो उत्पीड़न से और तानाशाही से बच करके जो रिफ्यूजी शरणार्थी क्या कर रहे हैं? फ्ली कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। तो ठीक है, आपको ये वाक्य समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं टिटुलर या टिटुलर। इसमें रह की साउंड नहीं है। टिटुलर एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में जो नाम मात्र का हो तो उसे हम कहेंगे टिटुलर, यानी कि रबर स्टैंप का काम करे। जैसे हमारे हेड ऑफ नेशन क्या है? रबर स्टैंप की तरह काम करे। जैसे इंग्लैंड की क्वीन, भारत के राष्ट्रपति क्या है? टिटुलर है। टिटुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। टिटुलर का मतलब हुआ नाम मात्र की। होल्डिंग और कंस्टिट्यूटिंग ए प्योरली फॉर्मल पोजीशन, उनकी एक औपचारिक स्थिति होती है। कैसी होती है? औपचारिक स्थिति होती है। और टाइटल विदाउट एनी रियल अथॉरिटी, तो वास्तविक सत्ता उनमें निहित नहीं होती। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या है? टिटुलर है। इंग्लैंड में क्वीन क्या है? टिटुलर है। जबकि जो रियल गवर्नमेंट है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो रियल गवर्नमेंट है, रियल जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, जबकि राष्ट्रपति क्या है? यहाँ टिटुलर गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है। सो नॉमिनल और डिनोमिनेटिव ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि रियल और एक्चुअल क्या हो गए? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जो वास्तविक हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर।
द क्वीन इज टिटुलर हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के चर्च का जो टिटुलर यानी कि औपचारिक हेड है वो कौन है? वहां की महारानी है। अब वर्तमान संदर्भ में वहां पर क्या है? किंग है, किंग चार्ल्स। क्या है? किंग चार्ल्स। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है, ज्वलंत या खुला, ओपन। तो कोई फ्लैग्रेंट इश्यू होता है या एग्जांपल होता है, इन एन एक्शन कंसीडर्ड रॉन्ग और इमोरल। ऑफ एन एक्शन, इस तरह का कार्य जो गलत हो या अनैतिक हो, कॉन्स्पिक्यूअसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव, बहुत ही षड्यंत्रकारी या स्पष्ट रूप से ऑफेंसिव हो, उल्लंघनकारी हो, तो हम कहेंगे फ्लैग्रेंट। सो ग्लेरिंग और अनटाइड यानी कि खुला, ओपन चैलेंज, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। एंटोनिम हो गया अनऑब्ट्रूजिव, अनऑब्ट्रूजिव या स्लाइट, जिसमें कोई बंधन नहीं हो, हल्का फुल्का। फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द लॉ, कानून का खुला उल्लंघन है, जो ओपन चैलेंज करते हुए उसकी धज्जियां उड़ा देना। तो यहाँ पर संदर्भ इस तरह का है कि जो गवर्नर है जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो वो एक फ्लैग्रेंट एग्जांपल हो गया। वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्ट का मतलब निहित होना, वर्ब है, किसी के अंदर होना, वेस्ट निहित होना। कन्फेयर और बेस्टो पावर, अथॉरिटी और प्रॉपर्टी एटसेट्रा ऑन समवन, किसी व्यक्ति को अगर हम सत्ता है या शक्ति है या ताकत दे देते, संपत्ति दे देते, तो उसके लिए क्या कहेंगे? कन्फेयर ऑन या वेस्ट इन। सो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन या बेस्टो ऑन, किसी चीज को, सत्ता को दे करके उसे इंटरेस्ट कर दिया जाए, विद पावर इंटरेस्टेड टू, अथॉरिटी इन्वेस्टेड इन, या प्रॉपर्टी बेस्टोड ऑन समवन। एक्सक्लूडेड या डिनाइड, इनकार कर देना, से वंचित कर देना, तो ये हो गया से वंचित कर देना, से वंचित करना, ये इसका हो गया। एक्सक्लूड करना, डिनाई कर देना, इनकार कर देना, इसके एंटोनिम हो गए। जबकि निहित होना, दे देना, ये इसके सिनोनिम हो गए। ऑल वर अपसेटिंग टू मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट, सभी बहुत ज्यादा अपसेटिंग थे क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट से निहित हित थे। तो वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित हित, इंटरेस्ट का मतलब हुआ हित, लोगों के अपने हित। नेक्स्ट इज कन्फे। कन्फे, इसमें भी रेस की साउंड नहीं है, तो कन्फेर, कन्फे वर्ब है प्रदान करना, देना। ग्रांट ए टाइटल, डिग्री और बेनिफिट और राइट टू समवन, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देना, कोई लाभ देना, कोई डिग्री या कोई टाइटल दे देना, प्रदान करना। बेस्टो ऑन और ग्रांट टू और अवार्ड टू, यानी वेस्ट इन सेम अर्थ में आ रहा है। एंटोनिम हो जाएगा विदहोल्ड या रिमूव, अपने पास रख लेना, निर्णय करना, हटा देना, तो बनाए रखना। द मिनिस्टर में हैव एक्सीडेड द पावर्स कन्फेरेड ऑन हिम बाय द पार्लियामेंट, कि मिनिस्टर शायद उन शक्तियों का उल्लंघन कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, उनसे आगे जा चुका है, जो कि संसद द्वारा उसे प्रदान की गई है। कन्फेरेड ऑन हिम, तो मंत्री महोदय ने संसद द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से भी आगे बढ़कर एक्सीड होकर के कार्य किया हो सकता है। मे का प्रयोग है यहाँ पर, ध्यान दे। कैंटेकरस, 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 ये देखें कैंटेकरस ए की ध्वनि है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, झगड़ालू होना है, जो विवादित प्रवृत्ति का होना। बैड टेम्पर्ड, आर्गुमेंटेटिव एंड अनकोऑपरेटिव, जो व्यक्ति बिल्कुल भी सहयोगी नहीं हो, असहयोगपूर्ण रवैया अपनाए, तर्क वितर्क करता रहे, और बैड टेम्पर्ड हो, इल टेम्पर्ड हो, चिड़ा इरिटेटेड व्यवहार करे, तो इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड पर्सन क्या हो गया? कैंटेकरस टाइप हो गया। तो बहुत सारे गवर्नर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में क्या रहते हैं? कैंटेकरस रहते हैं। दिल्ली के अंदर हमने ऐसे एग्जांपल देखे कि न्यू दिल्ली के गवर्नर्स हैं, उनकी स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ में बहुत कम बनी, तो उनके जो व्यवहार रहे आपस में कैंटेकरस रहे। एंटोनिम्स हो जाएगा गुड नेचर्ड और एफेबल, बहुत ही मिलनसार, एमिकेबल,
ही कैन बी ए कंटेकरस ओल्ड फॉसिल एट टाइम्स, हो सकता है कई बार वो ओल्ड फॉसिल की तरह अर्थात झगड़ालू बूढ़े की तरह व्यवहार करे। ओके, नेक्स्ट इज कन्वेन। कन्वेन यानी आहूत करना, कन्विन, कन्विन, इस पर स्ट्रेस है सेकंड पार्ट पर, ये ध्यान दे आप। वर्ब है आयोजित करना, कन्विन करना, आयोजित करना, या ज्यादा बोलचाल में इसमें अपने आप में ये शब्द सुना होगा आहूत करना। तो आहूत करना शब्द आपने ज्यादा सुना होगा, तो आहूत करना। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर ए मीटिंग और एक्टिविटी, असेंबल, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं या स्टेट असेंबली के जो स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, हाउस की मीटिंग को कन्वीन करते हैं। सिनोनिम्स, समन, कॉल टुगेदर, साथ बुलाना। एंटोनिम, डिस्पर्स करना, ठीक है, ओके, डिस्पर्स कर देना, 2 बार आ गया इसमें। He had convened a secret meeting of military personnel, उन्होंने है जो मिलिट्री पर्सनल की जो एक सीक्रेट मीटिंग है, गुप्त मीटिंग है, वो आहूत की। तो यहाँ डाइल्यूट करना या डिस्पर्स करना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्रीव्ड, नाराज होना, एग्रीव्ड एडजेक्टिव है ये, व्यथित, नाराज। फीलिंग रिजेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, आपके साथ अनफेयरली, अनुचित ढंग से व्यवहार किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो आप है जो नाराजगी का जो व्यवहार करते हैं, तो नाराजगी की जो भावना आती है, दैट इज एग्रीव्ड, यानी आप नाराज होंगे तभी आप व्यथित होंगे, क्योंकि यू वर होपिंग फॉर गुड, आप अच्छे की उम्मीद कर रहे थे बट वाइस वर्सा हो जाता है, तो आप रिजेंटफुल और अफेंटेड हो जाते हैं, बहुत ही नाराजगी पूर्ण होते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा प्लीज्ड और कंटेंटेड, संतुष्ट या खुश, संतुष्ट या खुश या प्रसन्न अपने कह सकते हैं, तो आप हैप्पी हो जाएंगे। They were aggrieved at the outcome, इस आउटकम यानी रिजल्ट, परिणाम से वो क्या हो गए, बिल्कुल नाखुश हो गए। सब कुछ, everyone was hoping that India will win the match, World Cup cricket, but they lost it, so everyone became aggrieved, कोई नाराज हो गया। ओके, चलिए जी आज का एडिटोरियल देखते हैं। द हिंदू से कॉन्स्टिट्यूशनल टिरनी, संवैधानिक तानाशाही, गवर्नर के द्वारा जो तानाशाही टिरनी की जा रही है। ऑन राजभवन यूज, अब देखिए यहाँ पर राजभवन एक जगह का नाम है, तो प्रॉपर नाउन को देखो एक कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, क्योंकि गवर्नर्स जहां उनका ऑफिस होता है, वो रेजिडेंस होता है, उसे हम राजभवन कहते हैं हर राज्य के अंदर। तो गवर्नर का सिनोनिम हो गया राजभवन। ऑन राजभवन यूज ऑफ द वीटो, राजभवन है जो वीटो का प्रयोग करता है। वीटो आप जानते हैं विशेषाधिकार होता है। गवर्नर्स रिजेक्टिंग बिल्स विदाउट कॉज अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गवर्नर्स क्या करते हैं, बिना किसी कारण के पार्लियामेंट जो बिल है उनको रिजेक्ट करते हैं। इससे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संसदीय जो लोकतंत्र है वो अंडरमाइन होता है, उसे लोग कमजोर समझते हैं। तो गवर्नर्स को, राज्यपालों को क्या करना चाहिए कि बिना किसी कारण के, उचित कारण के, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बिल्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हेडिंग से ही हमें पता चलता है कि आज का आर्टिकल किस ओर रहने वाला है। तो मूल मुद्दा अब यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट ने उठाया है। तो तमिलनाडु के अंदर राज्यपाल है आर.एन. रवि, और आर.एन. रवि, मिस्टर आर.एन. रवि है वहां के जो राज्यपाल महोदय हैं। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के कुछ प्रस्ताव है जिसमें चांसलर की जो नियुक्ति होती है, तो उसमें अभी स्टेट में क्या होता है, राज्यपाल ही चांसलर होता है, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और वो वाइस चांसलर यानी उप कुलपति की नियुक्ति करते हैं। तो डिफेक्टो जो राज्यपाल होता है वो चांसलर होता है विश्वविद्यालयों का राज्यों में। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि राज्यपाल अब से आगे चांसलर नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य सरकार चांसलर की नियुक्ति करेगी। तो राज्यपाल से ये शक्ति छीनी जा रही है, तो इसी को लेकर के उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया।
तो राज्यपाल ने ना तो उस पर एसेंट दी, ना उसको रिजेक्ट किया, बल्कि विदहोल्ड कर लिया, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया। इसी से नाराज होकर के है जो वो उनका झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने वापस सेम प्रस्ताव को ले आए। अब देखते हैं वो क्या होने वाला। तमिलनाडु गवर्नर R.N. Ravi's act of withholding assent to bills concerning universities in the state is nothing but a constitutional tyranny। तमिलनाडु के गवर्नर R.N. रवि का जो काम है क्या है, एक्ट ऑफ विदहोल्डिंग एसेंट, उन्होंने सहमति न दे करके है जो ना तो सहमति दी ना असहमति जताई, वो बिल को रोक लिया कंसर्निंग यूनिवर्सिटी जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित है राज्य के अंदर। ये और कुछ नहीं बल्कि एक संवैधानिक तानाशाही है, टेरनी है। इट इज ग्रॉस एब्यूज ऑफ पावर, ये एकदम बहुत ही बड़ा दुरुपयोग है, एब्यूज है यानी दुरुपयोग है, ऑफ द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान द्वारा दी गई शक्ति है उसका दुरुपयोग है। टू गिव और रिफ्यूज एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो विधायिका द्वारा प्रस्ताव जो पास हो गए हैं, बिल पास हो गए हैं, उनको या तो वो सहमति दे सकते हैं या इनकार कर सकते हैं। अब इन्होंने ना तो सहमति दी है ना इनकार किया, उसको विदहोल्ड कर लिया है, तो ये कह रहा है ये उसका ग्रॉस मिसयूज है, एब्यूज है। सो द ग्रांट ऑफ द एसेंट इज ए रूटीन फंक्शन ऑफ द टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का जो एक टिटुलर हेड होता है, नाम मात्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका एक रूटीन का कार्य है कि वो उसे सहमति प्रदान करे, ग्रांट दी एसेंट। एंड द एक्सेप्शनल पावर टू विदहोल्ड इज नॉट मींट टू बी एक्सरसाइज्ड अनरीजनेबली। और जो एक्सेप्शनल यानी अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप जो पावर दी गई है, सत्ता ताकत दी गई है उनको कि वो बिल्स को विदहोल्ड कर ले, उस पर सहमति न जताए, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर ले, उसका मतलब है कि इसे अनरीजनेबली बिना किसी कारण के एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए, काम में नहीं लिया जाना चाहिए। रेदर इनकमेंट्स, जो पदधारी सरकार है इन द राजभवन, अर्थात इनकमेंट्स इन द राजभवन, राजभवन में जो पदधारी व्यक्ति है यानी जो कि गवर्नर है, और टू यूज वीटो रेयरली, उसे वीटो पावर का विशेषाधिकार का रेयरली इन वेरी रेयर कंडीशन, बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मॉडल O2 आया है, तो O2 है, यहाँ पर आप एक मोरल सजेशन करते हैं तो हम शुद्ध के अर्थ में O2 का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान में रखें। So ought to use this veto rarely and only in flagrant instances और open instances, जहां खुले जो आपको ज्वलंत उदाहरण मिले, when basic constitutional values are at stake, जहां मूलभूत संवैधानिक जो मूल्य हैं वो खतरे में हो तो ही इसका प्रयोग करना चाहिए। The bills for which Mr. Ravi has refused approval, वो जो बिल है जिसके लिए मिस्टर रवि ने, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर है, उन्होंने अप्रूव करने से है जो इनकार कर दिया है, सीक मेनली टू टेक अवे द गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। और वो बिल क्या करता है, ये मांग करता है कि गवर्नर की जो वाइस चांसलर, उपकुलपति की, जो यूनिवर्सिटियों के जो उपकुलपति नियुक्त करने की जो शक्तियां हैं वो उनसे लेता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के उपकुलपति की नियुक्ति राजभवन करता है यानी गवर्नर करते हैं। एंड वेस्ट इट इन द स्टेट गवर्नमेंट, और इन शक्तियों को राज्य सरकारों में वो जो निहित करने वाली है। यानी कि बिल का प्रस्ताव ये है कि जो उपकुलपति वाइस चांसलर्स वीसीज ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं उनकी नियुक्ति आगे से राज्य सरकार करना चाहती है, जबकि खुद गवर्नर क्या होते हैं, चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के डिफेक्टो, तो वो उनकी उपकुलपति की जो नियुक्ति करता है, वीसीज की नियुक्ति करता है। तो ये जो पावर है गवर्नर से ली जा रही है कि आप चलो गवर्नर के साथ चांसलर तो रहिए, लेकिन वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार करना चाहती है। तो इसी को लेकर के जो ये डिस्प्यूट आ रहा है। ओके, देयर इज नथिंग इन दीज बिल्स फॉर द गवर्नर टू डिसअप्रूव ऑफ, और इन बिलों में ऐसा कुछ नहीं है जो कि गवर्नर को उससे असहमति जताई जानी पड़े। सेव मीन एक्सेप्ट, सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवाय, EXCEPT, के सिवाय, एक्सेप्ट ए वेस्टेड इंटरेस्ट टू रिटेन द पावर्स conferred on him in his capacity as chancellor,
कि सिवाय उनका जो खुद का हित है उसको रिटेन करना, बनाए रखने के सिवाय कुछ नहीं है। उन शक्तियों को जो कि एक चांसलर की कैपेसिटी के अंदर क्षमता के रूप में उनको मिली हुई है, क्योंकि गवर्नर ही क्या होता है, यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। So the rejection of the bills appears to be cantankerous response after the Supreme Court made well justified remarks on the governors delaying assent to bills pending with them। अब देखो ये जो रिजेक्शन ऑफ बिल्स है, बिलों की जो अस्वीकृति है, वो ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर होता है कि ये और कुछ नहीं है, कैंटेगरस रिस्पॉन्स है। ये एक झगड़ालू है जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट मेड वेल जस्टिफाइड रिमार्क्स, जब से सुप्रीम कोर्ट ने उचित न्यायोचित, जो अच्छी तरह से न्यायोचित टिप्पणी की थी कि ऑन गवर्नर्स डिलेइंग असेंट टू बिल्स पेंडिंग विद देम, गवर्नर्स के पास जो बिल है जो पेंडिंग लंबित पड़े हैं उनमें जो सहमति देने में जो देरी कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि उनको इतना समय नहीं लेना चाहिए। ऑन इट्स पार्ट, अपनी तरफ से द डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो पार्टी है राजनीतिक जहां सरकार है उनकी, द डीएमके गवर्नमेंट क्विकली कन्वीन्स अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली। तो डीएमके सरकार ने तत्काल ही क्विकली एक स्पेशल सेशन असेंबली का विशेष सत्र आहूत किया, कन्वीन किया, एंड अडॉप्टेड द सेम बिल अगेन, और वही बिल, सेम बिल को वापस से अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी एज इट इज फिर से पास कर दिया। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई राज्य विधानसभा किसी बिल को जिसको राज्यपाल ने सहमति नहीं दी है या होल्ड कर लिया है, एज इट इज वापस भेज दे, तो रिजेक्ट कर दिया है, तो उसी को वापस से प्रस्ताव पास करके भेज दे, तो राज्यपाल को उस पर सहमति देना होता है। लेकिन विद होल्ड कर लिया, उसका क्या करें? So the question arises whether it was under the belief that, क्या ये इस विश्वास से था कि the governor is bound to grant assent, कि governor is bound, बाध्य है, ये देखें प्रेजेंट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, is bound to grant assent, क्या वो सहमति देने को बाध्य है if the same bills were considered and passed again by the house, अगर विधानसभा द्वारा सेम बिल को अगर विचारित किया गया, कंसीडर किया गया और पास कर दिया गया है, तो क्या राज्यपाल उस पर सहमति देने को बाध्य है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है जो आर्टिकल 200 से रिलेटेड है। सो लेट्स सी द स्टैट्यूट पोजीशन, स्टैट्यूट लीगल पोजीशन। अब जो वैधानिक कानूनी स्थिति क्या है, इज दैट दीज बिल्स हैव फेल्ड टू बिकम लॉ। अब चूंकि गवर्नर ने अपनी असेंट नहीं दी है, तो ये बिल कानून बनने में असमर्थ हो गए हैं। सो देयर इज नो रेमेडी, इसमें कोई राहत नहीं है, कोई रेमेडी नहीं, कोई इलाज नहीं है इस बात का। इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए हाउस एग्रीव्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ द इट्स बिल्स। अब संविधान इन बातों को लेकर के कोई सॉल्यूशन नहीं दर्शाता है कि अगर हाउस है, असेंबली है, विधानसभा है, राज्यपाल ने किसी बिल को अगर रिजेक्ट कर दिया है, उसे वो नाराजगी है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो? द प्रोविजो टू आर्टिकल, प्रोविजो प्रावधान, प्रोविजो प्रावधान, जो आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 का जो प्रावधान है, विच, ये देखो आर्टिकल एक फैक्ट है, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच है, विच मेक्स द गवर्नर्स असेंट मैंडेटरी। जो अनुच्छेद 200 है वो राज्यपाल की सहमति को मैंडेटरी बनाता है, आवश्यक बनाता है, अनिवार्य बनाता है। वो क्या करता है ये मैंडेटरी करने वाला? फॉर बिल्स पास्ड ए सेकेंड टाइम, कि ऐसे बिल जो विधानसभा ने दूसरी बार पास कर दिए हैं, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को उस पर सहमति देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। डजंट अप्लाई टू बिल्स फॉर विच असेंट हैज बीन विदहेल्ड, लेकिन ये अनुच्छेद 200 उन बिल्स पर लागू नहीं होता है जिन पर असेंट, सहमति राज्यपाल ने विदहेल्ड कर रखी है, कि ना तो उन्होंने इनकार किया है ना एक्सेप्ट किया है, पॉकेट विटो का प्रयोग कर लिया, तो ऐसे बिल पर ये अनुच्छेद 200 लागू नहीं होता। ए टर्म दैट एसेंशियली मीन्स रिजेक्टेड, और ये विदहेल्ड का मतलब भी है, ये ऐसी टर्म है, ऐसी शब्दावली है जिसका
वास्तव में अर्थ यही है कि आपका बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। इफ द गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ दिस पोजिशन, अगर सरकार इस स्थिति को लेकर के अवेयर है, जागरूक है, एंड स्टिल वेंचर टू अडॉप्ट देम अगेन, अगर फिर से वो साहस करती है कि सेम बिल को उसी रूप में फिर से पास कर दे, इट इज पॉसिबली मेंट एज ए पॉलिटिकल मैसेज, तो ये संभव है कि एक राजनीतिक संदेश जाए that it will not yield in the matter of pursuing its legislative measures, कि वो yield नहीं करेगी, राज्य सरकार है जो आत्मसमर्पण नहीं करेगी, झुकेगी नहीं, in the matter of pursuing its legislative measures, कि वो अपने विधायी जो उपाय है, मेजर है, उन उपायों को परस्यू करने में, फॉलो करने में पीछे नहीं हटने वाली है। So the effect of their fresh passage is that, अगर वे बिल फिर से नए रूप में एक बार फिर से पास कर दिए जाते हैं, उसका प्रभाव ये है कि इज दैट द गवर्नर में ट्रीट देम एज फ्रेश बिल, तो राज्यपाल भी हो सकता है कि ये दूसरी बार नहीं बल्कि ये फ्रेश बिल है, तरोताजा है, तो फिर से वो हो सकता है वो उनको विदहोल्ड कर ले। तब क्या होगा? चलो जी, दिस मीन्स ही इज फ्री टू विदहोल्ड असेंट, इसका मतलब है वो बिलों को फिर से विदहोल्ड करने के लिए स्वतंत्र है, येट फिर भी, येट अगेन, एक बार फिर से, इन द सेंस, इसका मतलब ये है गवर्नर्स एक्शन हैज हेल्प्ड हाईलाइटिंग एन अनडेमोक्रेटिक एंड एंटी फेडरल फीचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब है कि राज्यपाल ने क्या किया है, राज्यपाल की जो कार्यवाही है उसने हेल्प हाईलाइट एन अनडेमोक्रेटिक एंड एंटी फेडरल फीचर, तो राज्यपाल की कार्यवाही से इस बार बार बिल को विदहोल्ड करने से एक नए मुद्दे को हाईलाइट होने में मदद मिली है, जो कि अलोकतांत्रिक है और एंटी फेडरल है, यानी संघीय व्यवस्था का विरोधी है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्रिएट्स एन अनगाइडेड पावर टू रिजेक्ट पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन passed by the elected representatives, और ये संविधान की व्यवस्था है जो एक अनगाइडेड पावर देती है, बिना कोई मार्गदर्शन के किसी सत्ता देती है राज्यपाल को कि वो पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, विधायी कार्यों को, बिलों को रिजेक्ट कर सकता है जो कि एक चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पास किया गया है। इन इट्स ऑब्जर्वेशंस इन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही, जो ऑनगोइंग का मतलब जारी, जो चल रही कार्यवाही है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन में, इसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कंसर्निंग द गवर्नर्स पावर्स, जो कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, द कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट हैज ड्राउन अटेंशन टू द फैक्ट दैट, तो उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि गवर्नर्स आर नॉट इलेक्टेड, कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं है। द कोर्ट मस्ट एग्जामिन वेदर वेस्टिंग दैट ऑफिस विद अ वीटो ओवर लेजिस्लेशन वायलेट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो कोर्ट को ये बात अवश्य ही एग्जामिन, उसका परीक्षण करना चाहिए कि यदि वेस्टिंग दैट ऑफिस, कि राज्यपाल की जो पद है उसके अंदर अगर वीटो पावर उसको दी गई है, तो क्या वो वीटो ओवर द लेजिस्लेशन, जो विधायी कार्य है उस पर जो वीटो पावर मिली हुई है, क्या वो लोकतांत्रिक, जो संसदीय लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है उसको वायलेट करता है, क्या उसका उल्लंघन करता है, जो कि बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान की एक मूलभूत है, जो विशेषता है। एन अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट, एक अथॉरिटेटिव सत्ताधारी जो तानाशाही जो उद्घोषणा है, प्रोनाउंसमेंट है, घोषणा है, इज नीडेड टू एंड द स्कोप फॉर पार्टीजन मिसचीफ, तो एक इस तरह की अथॉरिटी के साथ में उद्घोषणा, सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, ताकि किसी तरह की जो पार्टीजन दलगत भावना का जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। पार्टीजन यानी दलगत भावना, मिसचीफ मिसयूज। चलो जी, तो अब ये चीज आपकी है जो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि पार्टीजन मिसचीफ, दलगत भावना से कोई राज्यपाल किसी तरह का दुरुपयोग नहीं करे, इसके लिए है जो एक अथॉरिटेटिव प्रोक्लेमेशन की, यानी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट से आए या सेंटर से आए, ऐसा मार्गदर्शन जरूर दिया जाना चाहिए ताकि पार्टीजन मिसचीफ की संभावनाएं खत्म हो और
राज्य और केंद्र मिलकर के अच्छा काम कर सके और गवर्नेंस जिनकी जो ड्यूटी है कि वो एक संवैधानिक गार्जियन की तरह काम करे, न कि पार्टीजन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होकर के। तो उम्मीद करता हूं इस समस्या का जल्दी समाधान होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूं, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। एसएससी सीजीएल का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है और जीडी का भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है। बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, तो जल्दी से अपनी एसएससी जीडी की सीट बुक करवाएं और ऑफलाइन बैच को इसी हफ्ते ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस हफ्ते आपका बैच पैक होने वाला है। तो जल्दी ही आप अपना स्टडी शुरू करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि स्कॉलर स्टडी सेंटर का एक ही है जो मोटिव है, आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।